लाल तरल में डूबे अपने शरीर के साथ हमारे लड़के ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी शुरू कीं। उसका मन उलझन, सवालों और उदासी से भरा हुआ था। वकीर इस जगह पर अकेला था, एक खाली जगह जहां जहां तक नजर जाती थी लाल तरल के अलावा कुछ नहीं था। हमारे लड़के को केन कोर्सो की तलवार को सटीकता और ताकत से घुमाने की याद आने लगी। वार इतना तेज था कि वकीर को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। वकीर अपने हाथ को घूरने लगा। उसकी आंखें उदासी और निराशा से चमक रही थीं। उसे यकीन था कि केन कोर्सो के साथ लड़ाई में उसकी 7वीं तकनीक केन की 9वीं तकनीक से चकनाचूर हो गई थी और उसने उसका सीधा सामना किया था। तभी आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जिससे वह सदमे में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है या यह जगह क्या है। भ्रम और भय से भरे चेहरे के साथ वकीर ने अपने हाथों पर खुद को सहारा दिया, उठकर बैठ गया और जोर जोर से हाँफने लगा, यह सोचकर कि क्या वह मर गया है। आंखों में डर के मारे चमकती हुई वाकिर धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगा। हमारे लड़के का ध्यान किसी चमकीली चीज पर केंद्रित था और उसके डरे हुए चेहरे का भाव एकदम बदल गया। वह खुद को उलझन में डाले बिना नहीं रह सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जहां तक नजर जाती सिर्फ लाल तरल पदार्थ ही दिखाई देता था, लेकिन उस विशाल तरल पदार्थ और अंधेरे के बीच वाकिर ने एक चमकता हुआ दरवाजा देखा। वाकिर चुप हो गया। उसका मन भय से भर गया और सोचने लगा कि क्या यही वह मृत्यु रेखा है जिसके बारे में केन कोर्सो ने बताया था। वाकिर को मृत्यु नायक केन कोर्सो के शब्द याद आने लगे कि मृत्यु रेखा पर बेसिलिस्क से लड़ाई के दौरान ही उसने 8वीं बास्करविल तकनीक जागृत की थी। जिंदा रहने की बेताबी से हमारा लड़का खड़ा हुआ और धीरे धीरे तरल पदार्थ से होते हुए चमकते दरवाजे की ओर चलने लगा। वाकिर दरवाजे के पास पहुंचा और आश्चर्य से उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने तर्क किया कि अगर इस दरवाजे का मतलब मौत है, तो इस बात का मतलब कि वह मरा नहीं है, कि वह दरवाजा पार नहीं कर पाया। वाकिर ने अपना हाथ बढ़ाया और चुपचाप सोचने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह अपने हाथ को घूरने लगा और उसकी आंखें राहत से चौड़ी हो गईं। मृत न होना एक सुकून था, लेकिन उसने यह भी समझा कि यह कैन के भाग्य कहे जाने वाले बास्करविल्स की 10वीं तकनीक से मिलता जुलता था। वाकिर को वह पेड़ याद आने लगा जहां राक्षस की लाश पड़ी थी, और जब उसे कैन कोर्सों की एक तकनीक से मारा गया था जिससे उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द हुआ था। अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर शांत भाव से कैन ने हमारे लड़के को समझाया कि वह बास्करविल्स की 10वीं शैली के अंत तक पहुंच सकता है, और ऐसा करने के लिए उसे उसके साथ अपनी लड़ाई में मृत्यु का अनुभव करना होगा। वाकिर ने अपनी मुट्ठी भींच ली और विचारों में खोया हुआ चुपचाप अपने प्रतिबिंब को देखने लगा। उसकी आंखें उदासी से चमकने लगीं और सोचने लगा कि क्या केन कोर्सो इसी बात का जिक्र कर रहा था। वाकिर को अपना पिछला जीवन, गिलोटिन पर अपनी मृत्यु और शिशु के रूप में अतीत में अपनी वापसी याद आने लगी। तब उसे समझ आया कि अगर केन कोर्सो ने जैसा कहा था वैसा ही था, तो उसने अपने प्रतिगमन से पहले सिर कटवाकर 9वीं तकनीक की मृत्यु की शर्त पूरी कर ली थी, और प्रतिगमन के जरिए ही मृतकों में से वापस आकर उसने 10वीं तकनीक की शर्त का अनुभव किया था। अपनी भयानक मृत्यु और पिछले जीवन को याद करके वाकिर खुद को क्रोधित होने और दांत कसने से रोक नहीं पाया। वह जानता था कि वह अस्तित्व में एकमात्र प्राणी है जिसे उसने चुना है। घृणा और क्रोध से ग्रस्त वाकिर जमीन पर गिर पड़ा और जोर से लाल द्रव पर वार करते हुए एक श्राप चिल्लाया, क्योंकि यह विचार ही उसे एक मजाक जैसा लग रहा था। जैसे ही चमकते दरवाजे ने अंधेरी जगह को रोशन किया, वाकिर थोड़ा शांत हुआ और सोचने लगा कि क्या उसकी मौत, उसका जीवन और वह सब कुछ जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, बस नियति द्वारा चुनी गई चीज थी। उसी क्षण ऊर्जा से बने हाथ तरल पदार्थ से निकलकर हमारे शरीर से चिपकने लगे। वाकिर बस अपनी
मुट्ठी भींच सकता था और भी ज्यादा क्रोधित हो सकता था, क्योंकि उसे मैडम से लड़ाई के दौरान ली गई शपथ याद आ गई थी। वह फिर कभी दूसरों के द्वारा घसीटी जाने वाली जिंदगी नहीं जिएगा। धीरे धीरे हाथों ने वाकिर के शरीर को जकड़ना शुरू कर दिया। वह गुस्से से भरा हुआ चुप रहा। जब हाथों ने उसके शरीर को लाल तरल पदार्थ में डुबोया तो उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। जैसे जैसे हाथ धीरे धीरे हमारे लड़के को नीचे की ओर खींचने लगे, वाकिर को अपना अतीत, सच्ची मैडम के खिलाफ उसकी लड़ाई, राक्षस एंड्रोमेलियस के साथ उसकी भीषण लड़ाई और अन्य कुलीन लाशों के खिलाफ उसका संघर्ष याद आने लगा। ये यादें वाकिर के मन पर हावी हो गईं, जिससे उसकी शक्ति खत्म हो गई और वह आध्यात्मिक हाथों में गिर गया। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह सब उसका अपना भ्रम था? क्या अब तक उसने अपनी जान जोखिम में डालकर जो कुछ भी हासिल किया था वह सब व्यर्थ था? फिर भी उसने स्वीकार किया कि अगर वह अंततः बास्करविल्स की 10वीं तकनीक तक पहुंचने में कामयाब हो गया तो यह खुशी का कारण होगा, क्योंकि यही वह अवस्था थी जिसकी वह जीवन भर लालसा करता रहा था। वाकिर खुद को यह सोचने से नहीं रोक सका कि क्या यह पर्याप्त होगा। इस हताशा के बीच वाकिर को मृत्यु योद्धा कैन कोर्सों के शब्द याद आने लगे और वह सोचने लगा, 10वीं तकनीक हासिल करने का क्या मतलब होगा। यह याद करते हुए कि जैसा कि कैन ने कहा था, इसका मतलब यहां फंसना और अनिश्चित काल तक सहना है। तभी वाकिर के मन में 10 कुलीन लाशों के खिलाफ लड़ाई की यादें ताजा हो गईं। दृश्य भयानक था। हर जगह मानव लाशें और जमीन में धंसी तलवारें थीं। उसी क्षण वाकिर की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों के सामने आशा की एक किरण प्रकट हुई। उसके मन में अपने पिता, अपने परिवार, बालक जनजाति के सदस्यों और अपने दोस्तों की छवि उभर आई। उनमें पेरी भी थी, वह अनाथ जिसे 10 कुलीन लाशों में से एक ने मार डाला था। हमेशा की तरह उसने एक सुखद मुस्कान दिखाई। लाल तरल की गहराई से बुलबुले निकलने लगे और कुछ ही देर बाद और बुलबुले दिखाई देने लगे। वाकिर की आंखें क्रोध से चमकने लगीं, जिससे वह दांत पीसने लगा, मानो उसकी शक्ति ने ही उसके भाग्य का निर्माण किया था और इसने उन लोगों को खतरे में डाल दिया था जिनकी उसे जरूरत थी और जिनकी वह रक्षा करना चाहता था। तो वह इसी भाग्य का उपयोग उनके लिए करेगा, मीनार के लिए नहीं। वाकिर लाल तरल से बाहर निकला और चिल्लाने लगा, ये जानते हुए कि उसे उन्हें आजाद करना है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से चमकने लगीं, क्योंकि उसे जिस जगह होना था वह मीनार नहीं, बल्कि उनके ठीक बगल में था। उसे यहां से जिंदा निकलना था। अब हमारे लड़के ने ध्यान केंद्रित किया और वह तरल एक बवंडर में बदल गया जो तेज गति से घूमने लगा। धीरे धीरे बवंडर खून से बनी तलवार में बदलने लगा। जैसे ही उसमें से एक शक्तिशाली मन्ना निकल रहा था, वाकिर ने अपना हाथ उस ओर बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे केवल वही ले सकता है जिसने मृत्यु रेखा के किनारे पर मृत्यु का सामना किया हो। वाकिर ने तलवार पकड़ ली और उसमें से एक तीव्र लेकिन शक्तिशाली प्रकाश निकलने लगा। उसकी आंखें गंभीरता से चमक उठीं, यह जानते हुए कि यही 8वीं तकनीक थी, वह कुंजी जिसने मृत्यु का द्वार खोला था। उसने तलवार थाम ली। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं और उसने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने तय किया कि अब यहां से जाने का समय आ गया है। वाकिर ने तलवार जोर से घुमाई और सबकी रक्षा करने के दृढ़ संकल्प के साथ उसे चमकते हुए दरवाजे में घुसा दिया। वाकिर तलवार को ऐसे घुमाने लगा मानो वह कोई चाबी हो और उसी क्षण किसी भी तलवारबाज को अंधा कर देने वाली एक शक्तिशाली रोशनी दरवाजे से निकलने लगी। उसी समय वास्तव में वाकिर का शरीर मृत्युवीर के शक्तिशाली हमले से बने एक गड्ढे में पड़ा था। वह शूरवीर खुद पास खड़ा था और हमारे लड़के को निराशा से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वाकिर की जान चली गई है, क्योंकि जमीन खून से लथपथ थी और उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे। निराश होकर कैन कोर्सो ने वाकिर की लाश से मुंह मोड़ लिया और अपने सिंहासन पर लौटने का फैसला किया। कई सेकंड बीत गए और यह देखकर कि वाकिर हिल नहीं रहा था,
उसने प्रशंसा भरे भाव से कहा कि वाकिर निस्संदेह एक असाधारण बालक था, लेकिन अंततः वह अपनी शक्तियों को जागृत नहीं कर सका। उसी क्षण वाकिर खड़ा हो गया और उसके शरीर से एक तीव्र किंतु दिव्य मन प्रकट होने लगा। यह देखकर कैन कोर्सो सदमे से जड़वत हो गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। भ्रमित दृष्टि से कैन ने मुड़कर देखा और तुरंत उस आभा को पहचान लिया। यह 8वीं तकनीक की आभा थी। उसे एहसास हुआ कि यह नौसिखिए ने किया है। जब कैन का ध्यान भंग हो रहा था, वाकिर ने अवसर का लाभ उठाया और अपनी चमकती आंखों के साथ उसके पीछे प्रकट हुआ, लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार। कैन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। वाकिर के हमला करने से ठीक पहले मृत्युवीर ने अपनी तलवार निकाली और हमले को विफल कर दिया। हमारा लड़का पीछे हट गया, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था। टक्कर के जोर से कैन का शरीर कई मीटर पीछे धकेल दिया गया। वह जमीन को घूरने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उस बदमाश से हार रहा है जो अभी अभी 8वीं तकनीक तक पहुंचा था। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। वह हमारे लड़के को घूरने लगा, यह मानते हुए कि फिर भी उसे अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। यह तो बस 8वीं तकनीक थी, उसकी असली नियति तो 10वीं तकनीक थी। कैन के बोलने से ठीक पहले वाकिर चिल्लाया कि उसने बास्करविल के 10वें रूप तक पहुंचने में सक्षम नियति की चुनौती स्वीकार कर ली है। वाकिर ने अपना सिर उठाया और भारी सांस लेते हुए कहा कि अभी उसे मीनार छोड़नी होगी। उसे कुछ काम करने थे और उसके लिए उसे जिंदा रहना था। कैन की आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह सोच रहा था कि करने वाली चीजों से उसका क्या मतलब है। मृत्यु शूरवीर ने ध्यान से देखा कि कैसे वाकिर के शरीर से एक शक्तिशाली मानस निकल रहा था, यह समझते हुए कि यह सिर्फ जीवित रहने की प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि एक उद्देश्य था जिसके लिए उसे जीना था। लेकिन अगर ऐसा था भी तो उसके लिए यह काफी नहीं था। कैन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और वाकिर को घूरने लगा, यह स्पष्ट करते हुए कि जब तक मीनार उसे बंदी बनाए हुए है वह कभी बाहर नहीं जा सकता। उसी क्षण मीनार का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वाकिर और कैन दोनों का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। मीनार का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया, जिससे धूप और हवा अंदर आ रही थी। कैन चुप रहा, विचारों में खोया रहा। यह देखकर कि दरवाजा अपने आप खुल गया था, उसने सोचा कि क्या यह सचमुच संभव हो सकता है। गंभीर निगाहों से वाकिर ने अपनी तलवार दिखानी शुरू की। वह सोच रहा था कि यह कैसी चाल है और क्या कैन अचानक हमला करने के लिए उसका ध्यान भटकाना चाहता है। जैसे ही हवा चल रही थी, कैन ने बताया कि ऐसा नहीं है, शायद यह लड़ाई मीनार की मर्जी से ही इतनी आगे तक पहुंची है। कैन ने आंखें बंद कर लीं और हमारे लड़के को वहां से चले जाने को कहा। उसने स्वीकार किया कि वह सही था कि उसकी नियति यहां नहीं बल्कि मीनार के बाहर है। यही मीनार की तलवारों के मकबरे की मर्जी थी। उसने अफसोस जताया कि वह लड़के को वहां से चले जाने के लिए कह रही थी, जबकि उसे हमेशा के लिए जेल में डाल दिया गया था, जिससे वह अपनी मुक्ति के बारे में अनिश्चित हो गया था। उसी समय वाकिर चिल्लाने लगा और पूछने लगा कि क्या कैन चाहता है कि वह उसे 10वीं बास्करविल तकनीक से मार डाले। यह सुनकर कैन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वाकिर ने अभी क्या कहा था। दृढ़ निश्चय से भरे भाव के साथ हमारे लड़के ने वादा किया कि अगर वह 10वीं बास्करविल तकनीक तक पहुंच गया तो वह उसे इस तलवार से आजाद कर देगा, इसलिए उसे इंतजार करना होगा। कैन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वह समझ गया कि नियति किसी न किसी तरह से चलती है और उसने इंतजार करने का फैसला किया। जैसे ही हवा चली और जमीन से धूल उड़ने लगी, वाकिर ने कहा कि उसका एक सवाल है और पूछा कि क्या कैन ही वह था जिसने गुप्त घात तलवारबाजी की किताब तोड़ी थी। वाकिर जमीन को घूरने लगा और उससे पूछने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। कैन धूल में गायब होने लगा और इसे भी मीनार की इच्छा का श्रेय देने लगा। धूल पूरे मीनार में फैलने लगी और कुछ ही देर बाद मीनार बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिससे वाकिर आजाद हो गया।
हमारा लड़का चुपचाप खड़ा रहा, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। छोटी मकड़ी अपने छिपने की जगह से बाहर निकली और हमारे लड़के के कंधे पर बैठ गई। खुशी से भरे भाव के साथ उसने उसका ध्यान आकर्षित किया। वाकिर की आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि उसके हाथ में भूत का पेड़ है। वाकिर ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया और उसे एहसास हुआ कि कैन को शुरू से ही पता था कि वह उसे ढूंढ रहा है। उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान फैल गई। हालांकि कई अप्रत्याशित मोड़ आए। इसी के साथ मिशन पूरा हुआ। वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं